कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। इस चैप्टर में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोइकियोकेमिस्ट्री। इससे पहले मैंने बच्चों आपको पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट आपको याद होगा क्या था। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब था कि किसी भी पदार्थ के परमाणु या अणु द्रव्यमान को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो वो ही उसका 1 मोल के इक्वल होता है, जिसको हमने ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल कहा था, है ना। जैसे अगर मैं एक बार सिर्फ याद दिलाती हूँ आपको कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसका अणुभार होता है 44 U, लेकिन जब इसको हमने 44 ग्राम कर दिया था तो वो उसके 1 मोल के बराबर हो गया था, है ना। ऐसे ही H2O का अणुभार होता है 18 U, लेकिन हमने जब इसको 18 ग्राम कर दिया था तो वो इसका 1 मोल के बराबर हो गया था, ठीक है ना। और इससे संबंधित मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि 1 मोल का मतलब होता है STP पर आयतन होना चाहिए 22.4 लीटर, या 1 मोल का मतलब होता है 1 आवोगाद्रो संख्या के बराबर कण। ये इनमें संबंध थे, एक चीज़ मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। फिर एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। n मोलों की संख्या थी, इसके लिए एक सूत्र हमने पढ़ा था n बराबर W/m। एक सूत्र हमने पढ़ा था VSTP/22.4, और एक हमने पढ़ा था कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या, यानी कि 6.023 × 10⁻23। ठीक है ना। अब ये चीज़ अब हमें समझ में आ गई, तो इससे आगे की चीज़ हम पढ़ रहे हैं समीकरण, रस समीकरण मिति, यानी कि स्टोइकियोमेट्री। ठीक है ना। इसके बाद ये समझ में आ जाएगा तो हम फिर विलयन को भी आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ है रस समीकरण मिति, यानी स्टोइकियोमेट्री होती क्या है। देखो, छोटी सी चीज़ है, मैंने एक समीकरण लिखी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये मैंने लिख दी एक रासायनिक समीकरण, ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण जब तक पूरी नहीं होती जब तक वो संतुलित ना हो। तो इस समीकरण को हम संतुलित करें, संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी संतुलित हो गई ना समीकरण, ठीक है ना। तो हम ये जब संतुलित समीकरण लिखते हैं तो इस संतुलित समीकरण को करने के लिए हम जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, अभिकारक उत्पाद समझ में आते हैं ना, ये जो तीर का चिन्ह होता है इसके पहले वाले सभी अभिकारक होते हैं और इसके बाद वाले सभी उत्पाद या क्रियाफल होते हैं, है ना। तो जब हम संतुलित करते हैं समीकरण तो क्रियाकारक और क्रियाफलों के आगे कुछ ही अंक लगाते हैं, ठीक है ना। इन अंकों को हम कहते हैं कि ये अभिकारकों और उत्पादों के बीच में मात्रात्मक संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो मात्रात्मक संबंध होता है, इस मात्रात्मक संबंध को ही हम रस समीकरण मिति यानी कि स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है। क्या है ये कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों व क्रियाकारकों के मध्य के मात्रात्मक संबंध को ही स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति कहते हैं। पहली चीज़ समझ में आई। अब देखो इसका मतलब, देखो मैंने यहाँ क्या बताया है, जैसे मैंने लिखी अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। इसकी समीकरण है N2 + 3H2 = 2NH3। ये 3 और 2 हमने क्यों लगाए हैं, केवल उनको संतुलित करने के लिए लगाए हैं। तो हम ये कहेंगे कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में 1:3 के अनुपात में अभिक्रिया करती हैं तो 2 अनुपात में अमोनिया बनाती हैं, ठीक है ना। ये इसकी रस समीकरण मिति हो गई। क्या हो गई कि इस अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री के अनुसार N2 और H2 1:3 के अनुपात में ही अभिक्रिया करते हैं और 2 अनुपात में अमोनिया बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये एक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 है। तो ये 1, 3, 2 ये जो अंक लिखे गए ना, इन अंकों को हमने क्यों प्रदर्शित किया, इनकी स्टोइकियोमेट्री प्रदर्शित करने के लिए। तो इसीलिए इन अंकों को यहाँ हम स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखे अंकों को हम स्टोइकियोमेट्री गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम इनको अनुपात के रूप में, मोल के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब 1 मोल, ये अणु या परमाणु नहीं है, ये मोल को प्रदर्शित कर रहा है एक्चुअली, कि जब 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। समझ में आई चीज़, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ये H2O का उदाहरण दिया था, इसका मतलब क्या है कि जब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो 2 मोल जल के बनते हैं।
समझ में आई ना चीज़? ठीक है, तो हमें रासायनिक समीकरण को समझना है। देखो और उदाहरण बताती हूँ मैं आपको कि जब 1 मोल CaCO3 को गर्म किया जाता है, ये गर्म करने का निशान होता है बच्चों, गर्म करने से ये चीज़ टूट रही है दो चीज़ों में, है ना, तो इसको हम कहते हैं ताप अपघटन। तो जब हमने CaCO3 के 1 मोल का ताप अपघटन किया तो हमें 1 मोल तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसको हम चूना कहते हैं उसका मिला, और 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्त होता है। इनकी रस समीकरण मिति है। ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के 10 मोल ले लेते तो क्या होता? तो अगर यहाँ 1 मोल से एक मोल मिल रहा है तो 10 मोल से 10 मोल मिल जाएंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, अगर हम यहाँ 2.5 मोल लेंगे तो ये इसके भी हमें 2.5 मोल मिलेंगे, इसके भी 2.5 मोल मिलेंगे। ठीक है ना। ऐसे ये देखिए C6H6 यानी कि बेंजीन प्लस Cl2 1 मोल लिखा है इज इक्वल टू C6H5Cl प्लस HCl, यानी 1 मोल बेंजीन जब 1 मोल क्लोरीन से अभिक्रिया करती है तो 1 मोल तो हमें C6H5Cl यानी इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन का मिलता है, और 1 ही मोल हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिलता है। और देखते हैं H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। क्या मतलब हो इसका कि जब 1 मोल H2 का 1 मोल I2 से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। अब इससे देखो फायदा क्या है, हमें पढ़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है? वो इसलिए फ़ायदा है कि जब हम हमने यहाँ ये पढ़ लिया, इसका उदाहरण लेते हैं कि जब 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल आयोडीन का हम मिलाते हैं तो आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के बनते हैं। अब कोई हमसे कह दे कि हमें तो 10 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन की कितनी मात्राएं मिलाई जाएं? तो वो हमें यह हेल्प करेगा कि 2 मोल प्राप्त करने के लिए हमने एक मोल मिलाए थे, अब हमें 10 मोल चाहिए। 10 मोल का मतलब क्या हुआ, इसका 5 गुना हो गया, है ना, 2 पंजे 10। तो जब HI के 5 गुने मोल हमें चाहिए तो इनके भी 5 गुने मोल ही हमें मिलाने पड़ेंगे। यानी अगर हम हाइड्रोजन का 5 मोल और आयोडीन का भी 5 मोल मिलाएं तो हमें 10 मोल HI के प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने अभी जल का उदाहरण बताया आपको कि 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल H2O के बनते हैं। मान लीजिए हमसे कोई कहे कि हमें तो 100 मोल H2O बनाना है, तो क्या किया जाए? 100 मोल H2O का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा फंडा है बेटा कि ये जो रससामग्री गुणांक होता है ना, जितनी हमें आवश्यकता है उसमें भाग लगा दो। कितना हो गया? 100/2 यानी कि 50 आ गया, 50 गुना हो गया। तो इस 50 का गुणा इनके रससामग्री गुणांक में कर दो। ठीक है ना, यानी इसका 50 करेंगे, इसका मतलब हमें 100 मोल तो हाइड्रोजन के चाहिएंगे और 50 मोल ऑक्सीजन के चाहिएंगे, तब जाकर हम 100 मोल जल का प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आ गई ना ये चीज़ समीकरण में थी। अब देखो इसकी न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये छोटी सी चीज़ थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के आगे जब हम विलियन पढ़ेंगे ना, विलियन की रस समीकरण में थी तो उसमें भी बहुत काम में आने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि NH3 के 76.5 ग्राम प्राप्त करने के लिए N2 गैस की आवश्यक मात्रा ज्ञात करो यदि H2 आधिक्य में हो। देखो दिया क्या है, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। रिएक्शन हमें कौन सी चाहिए? अमोनिया निर्माण। अमोनिया निर्माण का मतलब क्या हुआ? N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है ना। ये रस समीकरण में दिया, हमें दिया क्या है? हमें दिया है कि हमें NH3 का W ग्राम दिया है 76.5 ग्राम, ये दिया है ना NH3 कितने प्राप्त करने के लिए, और हमें WN2 पूछा गया है। ठीक है ना। अब W हमें ये दिया गया है, यानी ये चीज़ हमें दी गई है और ये चीज़ हमें पूछी गई है। इसका आधिक्य में यानी खूब सारा है अपने पास, किसी की कमी नहीं है। तो ये रस समीकरण मिति क्या कह रही है कि यदि 1 मोल N2 का लेते हैं तो हमें 2 मोल NH3 के प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई ना चीज़? ये अभिक्रिया की रस समीकरण मिति क्या कर रही है? ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की स्टोइकियोमिति के अनुसार, स्टोइकियोमिति के अनुसार क्या है? 1 मोल N2, ये 1 मोल है ना, से हमें कितने प्राप्त हो रही है? 2 मोल NH3। अब मोल हमें तो यहाँ ग्रामों में दिया गया है तो या तो हम इसको मोल में बदल लें, WNH3 दिया गया है तो हम निकालते हैं पहले NNH3। N बराबर क्या हुआ?
W/m। W कितना दे रखा है 76.5 और m कितना होता है 17। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 मोल। ठीक है ना, तो देखो अब हमें ये यहाँ से हमें क्या चीज़ मिल रही है, अब हमें चीज़ ये है, दी गई है और ये निकालनी है, तो इनका साइड चेंज कर दें। रस समीकरण मिति तो ये कह रही है, तो हम ये कह रहे हैं 2 मोल NH3 प्राप्त होते हैं हमें 1 मोल N2 से। तो 1 मोल NH3 किससे प्राप्त होगा 1/2 मोल N2 से। ठीक है ना, और चाहिए कितना 4.5 मोल किससे प्राप्त होगा 1/2 गुणा 4.5 मोल N2। ठीक है ना, तो मोलों की संख्या तो आ गई 2.25 मोल। ठीक है, लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, हमें तो ग्राम में मात्रा पूछिए। ठीक है ना, तो ग्राम में मात्रा निकालनी है हमें। ये मोल के समझ में आ गया ना कैसे है, रस समीकरण विधि से हमने मोलों की संख्या तो निकाल ली कि जब इसके 1 मोल थे तो हमें 2 मोल मिल रहे थे। अब हमें इसके 4.5 मोल चाहिए, है ना, 4.5 मोल चाहिए, तो हमने इसको किया। ठीक है ना, समझ में आ गया। मैंने आपको वैसे सीधा सीधा फंडा बताया था कि जो पूछा गया है उसमें रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगा तो गुना आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया 4.5/2 कर देते, ये क्या आ जाता 2.25 आ जाता। फिर इसकी रस समीकरण मिति गुणांक में उसका गुणा कर दो तो वही 2.25 मोल आ गया। अब देखो हमें इसके W निकालने हैं, तो WN2 बराबर क्या होगा, N बराबर क्या होता है W/m। तो W निकालना है तो क्या होगा M उधर चला जाएगा, M उधर चला जाएगा, यानी N × M। M कितना आ गया 2.25। M कितना होता है N2 का 28। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें 63 ग्राम्स आ गए। समझ में आ गया ना। ठीक है, क्लियर हुई ना ये चीज़, एग्जाम्पल करने से समझ में आएगी। पहले हमने रस समीकरण मिति निकाली, फिर वो चीज़ निकाली जो हमें ज्ञात करना था। उस ज्ञात करने के बाद हमने चूंकि इसलिए का नियम एक नियम लगा दिया, एक नियम के आधार पर हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। फिर वापस मोलों की संख्या के सूत्र को काम में लेकर हमने भार को ज्ञात कर लिया। समझ में आ गई चीज़। ठीक है ना, देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 125 ग्राम को गर्म करने पर CO2 गैस का STP पर आयतन क्या होगा। ठीक है ना, देखो रिएक्शन कौन सी लिखनी है पहले हमें ये दिखाना है। दूसरे सॉल्यूशन को हम लिखते हैं, क्या दिखाना है हमें CaCO3 है ना को गर्म किया, क्या बनता है CaO + CO2 गैस। क्या रस समीकरण मिति है कि 1 मोल जब CaCO3 का लिया जाता है तो 1 मोल CO2 का बनता है। सीधा सा फंडा है ये। ठीक है ना, अब हमें दिया क्या है, दिया ये है कि इसके 125 ग्राम दिए हैं, है ना, और इसका हमें VSTP ज्ञात करना है। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। समझ में आ गई चीज़, पूरी क्वेश्चन समझ में आ गया कि CaCO3 के 125 ग्राम गर्म किए जाएं तो हमें CO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा STP पर। तो पहले तो हमें इसके मोलों की संख्या निकालनी पड़ी, क्योंकि रस समीकरण मिति हमेशा मोलों में होती है। ठीक है ना, तो हम मोलों की संख्या यानी n बराबर किससे निकालेंगे W/m से। W कितना दिया गया है 125। ठीक है, और m कितना होता है CaCO3 का, याद है याद है याद है, करो करो शाबाश, इसका होता है 100। Ca का 40, CO3 का 60 होता है। ठीक है ना, तो 100 होता है, तो इसके मोलों की संख्या कितनी आ गई 1.25 मोल, मोलों की संख्या आ गई। ठीक है ना, अब देखो सीधा सीधा रस समीकरण मिति लगानी है कि अगर हमें 1 मोल CaCO3 था, ठीक है ना, इसको देखो शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं NCaCO3 समरूप है NCO2 के। ये 3 निशान वाला ये शो करता है कि इसमें और इसमें रस समीकरण के संबंधित N वाला है। दोनों में हमने N लिखा है ना, दोनों में N क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ दोनों की संख्या समान थी। ठीक है ना, दोनों की संख्या समान थी, और यहाँ पर दोनों की संख्या समान नहीं थी ना, यहाँ तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते थे NN2 बराबर 2NNS3 कि 1 मोल से 2 मोल NH3 प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई ना ये चीज़। तो यहाँ हमने लिखा NCaCO3 = NCO2। अब यहाँ हमने क्या कहा था कि जब 1 मोल था तो 1 मोल इसका होगा, तो जब यहाँ इसका 125 मोल है तो इसका भी 125 मोल ही प्राप्त होगा। ठीक है ना, CO2 के मोल आ गए, क्लियर। लेकिन हमें मोल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए STP। VSTP निकालने का क्या तरीका है, VSTP निकालने का तरीका होता है N × 22.4
लीटर या 22,400 मिलीलीटर, कैसे भी निकाल लें। तो n कितना आ गया अपना 1.25 इंटू 22.4, क्लियर। तो इसका आ गया 38 लीटर। समझ में आ गया कैसे किया। फिर एक बार बता देती हूँ, रस समीकरण मिति क्या कहती है कि NaCO3 का 1 मोल जब गर्म किया जाता है तो 1 मोल CO2 प्राप्त होता है। ठीक है, हमें दिया है कि इसके 125 ग्राम गर्म करने हैं तो इसके कितने STP पर आयतन प्राप्त होगा। तो पहले तो हमें कोई भी चीज़ दी जाए बच्चों, हमेशा सबसे पहला काम क्या है, हमें मोलों की संख्या तो निकालनी ही है। ठीक है ना, तो मोलों की संख्या निकाल ली। मोलों की संख्या निकालने के बाद हमने इसकी रस समीकरण मिति लगाई कि इसके 1 मोल से जब इसका 1 मोल प्राप्त होता है तो इसके 1.25 मोल से इसका भी 1.25 मोल प्राप्त होगा। ठीक है, मोलों की संख्या मिल गई। मोलों की संख्या को STP पर आयतन में बदलना है, उसका सूत्र हमने लास्ट वीडियो में कई क्वेश्चंस किए थे, n इंटू 22.4 लीटर्स। तो n का गुणा कर दे 22.4 लीटर से और 38 लीटर्स आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल और देखते हैं कि H2SO4 की अभिक्रिया कितने ग्राम Zn से कराई जाए कि H2 गैस के 7 ग्राम प्राप्त हो जाएं। ठीक है ना, देखो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन होती है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है ना, और ये संतुलित भी है समीकरण। ठीक है, ये समीकरण हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है Zn की कितनी मात्रा, यानी कि W में पूछा है, ग्राम पूछा गया है कि इसके हमें 7 ग्राम प्राप्त हो जाएं। ठीक है ना, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। ठीक है, अब पहले तो रस समीकरण मिति क्या कह रही है, इसकी संतुलित समीकरण में क्या कह रहा है कि NZn बराबर है NH2 के, यानी इसका 1 मोल गर्म किया इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें H2 गैस का 1 ही मोल प्राप्त होगा। ठीक है ना, अब हमें इसके 7 ग्राम दिए गए हैं तो यहाँ पहले हमें इसके मोल निकालने पड़ेंगे। n बराबर W/m से, W कितना है 7 और इसका m कितना होता है 2। ठीक है ना, कितना आ गया 3.5 मोल, मोलों की संख्या आ गई। तो अब सीधे सीधे समीकरण क्या है कि NZn बराबर है NH2 के। ठीक है, यानी हम ये कहें कि हमें 1 मोल H2 प्राप्त हो रही थी 1 मोल Zn से, हमें चाहिए कितनी 3.5 मोल चाहिए, तो 3.5 मोल H2 प्राप्त होगी 3.5 मोल Zn से। आगे समझ में, लेकिन हमें Zn नहीं चाहिए, हमें W चाहिए। फिर यही फॉर्मूला, W निकालना है तो m को इधर ले आए, तो यहाँ क्या हो गया W बराबर n इंटू एम। यहाँ Zn के मोल कितने आ गए 3.5 और इसका m क्या होता है, जिंक का परमाणु भार कितना होता है याद है 65। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 227 ग्राम। ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर। सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो, फिर जो भी चीज़ दी गई है अगर डायरेक्ट मोलों में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मोलों में नहीं है, ग्राम में या आयतन में या कणों की संख्या दी हुई है तो उसको मोलों में बदलो। फिर उनकी रस समीकरण मिति को लगाओ, रस समीकरण मिति के अकॉर्डिंग चूंकि इसलिए करके पहले जो भी पूछा गया है उसकी मोलों की संख्या ज्ञात करो। फिर मोलों की संख्या ज्ञात करने के बाद फिर जो भी पूछा गया है, आयतन पूछा है तो उसके आयतन वाले फॉर्मूला को यूज़ करो। अगर कणों की संख्या पूछी है तो कणों की संख्या को यूज़ करो और भार पूछा है तो भार वाला सूत्र याद कर लो। समझ में आ गया ना चीज़। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 42 ग्राम कार्बन को जलाने पर STP पर हमें कितने ml CO2 प्राप्त होगी और इसमें CO2 के कितने अणु होंगे। ठीक है ना, अब देखो इसमें समीकरण क्या है, कार्बन को जलाने पर, कार्बन को जलाने का मतलब क्या हुआ, कार्बन को जलाने का मतलब हुआ C प्लस जलाना मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया O2। ठीक है, क्या बन जाएगा CO2। अब देखो संतुलित अभिक्रिया सीधी सीधी, कार्बन का मतलब क्या था, कार्बन का मतलब था C, जलाने पर यानी ऑक्सीकरण करने पर हमें कितने मोल CO2 प्राप्त होगी और इसमें अणु भी कितने होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ ये संतुलित समीकरण में ये क्या कह रहा है कि इसका अगर 1 मोल हो तो इसका हमें 1 मोल प्राप्त होता है, सिंपल सी चीज़। ठीक है, हमें दिया है कि इसका 42 ग्राम गर्म कर रहे हैं हम, तो हमें इसके कितने तो ml प्राप्त होंगे और कितने हम कणों की संख्या यानी CO2 अणुओं की संख्या भी कितनी होगी, दो चीज़ पूछी है हमसे। ठीक है ना, और ये STP पर ही निकलेगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अब देखो सबसे पहले तो हमें निकालने पड़ेंगे इसके मोलों की संख्या, N इज इक्वल टू W/m।
ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू कितना दिया है 42 और n कार्बन का परमाणु भार कितना है 12। ठीक है ना, कितने मोल आ गए 3.5 मोल। ठीक है ना। अब देखो चूंकि बस सिंपल हम पहले मोल कौन स्टोइकियोमेट्री लगानी है। स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है यहाँ, स्टोइकियोमेट्री कह रही है कि NC समरूप है NCO2 के, क्योंकि जितने मोल हम C के लेते हैं उतने ही मोल हमें CO2 के प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ मिल गई कि इसकी अगर 3.5 मोल हैं तो इसके भी हमें 3.5 मोल ही प्राप्त होंगे। मोल मिल गए, लेकिन हमें मोल नहीं निकालने, हमें क्या निकालना है पहले STP। अब हम निकालेंगे यहाँ पर VSTP। ये क्या होता है, N इंटू 22.4 लीटर था, लेकिन हमें ml निकालना है तो हमने 22,400 कर दिया। ठीक है ना। N कितना आया अपना 3.5 इंटू 22,400 ml। ठीक है ना, आंसर आ गया अपना। ठीक है, 78.4 लीटर आ गया। दूसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी है कणों की संख्या। कणों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कणों की संख्या बराबर होती है n गुणा आवोगाद्रो संख्या। ठीक है ना। n कितना मिला हमें 3.5, आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखो कणों की संख्या आ गई 3.5 गुणा 6.023 गुणा 10⁻23 बराबर 21.080 गुणा 10⁻23 कण। समझ में आ गया। इसने संतुलित समीकरण लिखी, मोलों की संख्या निकाली, स्टोइकियोमेट्री लगाई, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग मोलों का संख्या निकाली। मोलों की संख्या से फिर हमें जो चीज़ ज्ञात करनी है हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। मैंने इसीलिए आपको पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर समीकरण पहले पढ़ते हैं अपन, बाद में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो अपन को समझ में नहीं आता। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मूलाज कैसे आए हुए हैं। ठीक है ना। एक लास्ट एग्जाम्पल और लिया है मैंने कि H2 और Cl2 के कितने लीटर परस्पर अभिक्रिया करें कि HCl के 3.011 की घात 10⁻23 अणु प्राप्त हों। ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे समीकरण को। समीकरण क्या आएगी, समीकरण आएगी H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है ना। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि इसका 1 मोल हो, इसका 1 मोल हो तो इनके 2 मोल प्राप्त होंगे, यानी H2 और Cl2 तो हमें बराबर मात्रा में चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है 3.011 गुणा 10⁻23 अणु प्राप्त करने हैं हमें, है ना। तो हमें इनके कितने कितने मोल चाहिए या लीटर चाहिए, लीटर STP पर इनका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसके मोलों की संख्या, N बराबर W/m। वो क्या आ गया, W/m नहीं सॉरी, कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। ये आ जाएगी 3.011 गुणा 10⁻23 बटे आवोगाद्रो संख्या, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। ये आ गया 0.5 मोल, है ना। क्या चाहिए हमें 0.5 मोल। अब देखो, अब यहाँ से ये रस समीकरण मिति क्या कह रही है, यहाँ से ये रस समीकरण मिति कह रही है कि NH2 बराबर NCl2 बराबर 2NHCl, है ना। कि अगर इसका 1 मोल हो, इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल होते हैं। ठीक है ना। ये रिलेशन अपन आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से मैं ये आपको कह रही हूँ कि अगर हमें 2 मोल HCl चाहिए तो हमें H2 के या Cl2 का कितना मोल चाहिए 1 मोल। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन हमें ज्ञात कितना करना है 0.5। तो मैं ये कहती हूँ अगर 1 मोल चाहिए तो 1 मोल के लिए हमें इसका चाहिएगा 1/2 मोल, लेकिन हमें तो केवल 0.5 मोल ही ज्ञात करना चाहिए। तो 0.5 को मोल का मतलब हो गया 1/2 इंटू 0.5, यानी कि 0.25 मोल की हमें आवश्यकता है। ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में मोल नहीं पूछा बल्कि ml पूछे हैं। ठीक है ना। ml निकालने का क्या तरीका है, ml निकालने का तरीका VSTP, ml होता है n गुणा 22,400। ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 0.25 इंटू 22,400। ठीक है ना। ये आ जाएगा 560 सॉरी 5600 ml।
ठीक है ना, किसके, H2 के भी और Cl2 के भी, ठीक है। यानी अपना आंसर क्या होगा कि VSTPH2 बराबर VSTPCl2 बराबर 5600 ml। इतने ml को जब हम मिलाएंगे तो हमें H2 और Cl2 के मिलाने पर हमें HCl के 0.011 गुणा 10⁻23 कण प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? चलो ओके, थैंक यू।